हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। हम इस चैनल के माध्यम से एनसीईआरटी अर्थशास्त्र विषय के संदर्भ में एक सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं और इस सीरीज के अंतर्गत हम कक्षा 9 से कक्षा 12 तक इन सभी कक्षाओं के संदर्भ में विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं। और एनसीईआरटी का अपने आप में कई ज़्यादा महत्व होता है, तो इसीलिए एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए प्रेफर किया जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी के पढ़ने से हमारे बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, हमारे सोचने समझने की शक्ति कहीं ज़्यादा विकसित होती है। तो इसी तरह से इसी महत्वता को देखते हुए हमने इस सीरीज की शुरुआत की है। और जिस सीरीज की हम ये शुरुआत कर रहे हैं, इस सीरीज का महत्व इन सभी कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए तो है ही है, यानी कि जो भी स्कूलिंग कर रही है। इसके अलावा जिन लोगों ने स्कूलिंग कर ली है, वो चाहे किसी भी तरह के कंपटीशन की प्रिपरेशन क्यों ना कर रही हो, यदि उसमें जरा सा भी अर्थशास्त्र विषय का रोल है तो उन सब के लिए भी ये सीरीज उपयोगी रहने वाली है, महत्वपूर्ण रहने वाली है। और आज हम इस वीडियो के तहत एनसीईआरटी अर्थशास्त्र विषय के कक्षा 11 के अध्याय 1 के संदर्भ में विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। अध्याय 1 का नाम है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। हम इस वीडियो के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्ति की जो पूर्व संध्या थी, जो प्रारंभिक काल था, उस समय किस तरह की भारतीय अर्थव्यवस्था थी, उसको जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस वीडियो के तहत हम जो भी विश्लेषण करेंगे वो विश्लेषण कक्षा 11 के स्टैंडर्ड के हिसाब से करेंगे। जो भी कक्षा 11 के अध्याय 1 के अंतर्गत जो भी टॉपिक दिए गए होंगे, उन सभी टॉपिकों का विश्लेषण करेंगे, उनको जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये विश्लेषण कक्षा 11 के स्टैंडर्ड के हिसाब से रहने वाला है। तो चलिए बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से इस अध्याय 1 के माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया गया है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किस तरह से औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत निम्न स्तरीय आर्थिक विकास, यहाँ पे हम ये जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत निम्न स्तरीय आर्थिक विकास था, ये क्यों था। हम सब जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। लगभग 2 वर्षों तक हमारा देश ब्रिटिश शासन के अधीन था, और यहाँ पे जब ब्रिटिश सरकार का शासन था तो किस तरह से उनकी जो नीतियाँ थी, वो नीतियाँ यहाँ के लोगों के लिए वो पक्षधर बिल्कुल नहीं थी। और औपनिवेशिक शासन से पहले किस तरह से हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश रहा है, वो प्रारंभिक समय से रहा है। और आज के समय भी हम देखते हैं कि किस तरह से अधिकांश लोग कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। औपनिवेशिक शासन काल से पहले यहाँ के लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि था, और इसके साथ ही साथ जो सरकार की जो आय का जो प्रमुख स्रोत था वो भी कृषि था। तो इस तरह से औपनिवेशिक शासन काल से पहले कृषि का विकास काफी पर्याप्त मात्रा में हुआ था। और इसके साथ ही साथ औपनिवेशिक शासन काल से पहले यहाँ पे विनिर्माण जो गतिविधियां हैं, वो गतिविधियां किस तरह से सूती वस्त्र उद्योग थी, और उन सूती वस्त्र उद्योगों का अच्छा खासा यहाँ पे विकास था। जो भी यहाँ के जो छोटे छोटे उद्योग धंधे थे, उनका अच्छा खासा विकास था। और जिसके चलते यहाँ पे जो भी विनिर्माण से संबंधित जो गतिविधियां हैं वो पर्याप्त मात्रा में होने लगी। और जो यहाँ की जो शिल्प कलाएं हैं, वो शिल्प कलाओं के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में भारत विश्व भर में सुविख्यात हो चुका था। यहाँ की जो शिल्प कलाएं हैं, शिल्प कलाओं का बोलबाला विश्व स्तर पर था। लेकिन जब हमारा देश ब्रिटिश सरकार के अधीन हुआ और उस दौरान उनकी जो नीतियां थी, वो नीतियां यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के कारोबार के लिए, यहाँ के कृषि क्षेत्र के लिए, यहाँ के उद्योग धंधों के लिए वो उनके पक्षधर बिल्कुल नहीं थी। जिसके चलते क्या हुआ
यहाँ पे कृषि क्षेत्र का विकास भी कमतर होता गया और उद्योग धंधों को भी एक तरह से हताशा मिली। तो इस तरह से ब्रिटिश शासन की नीतियां यहाँ के लोगों के लिए पक्षधर नहीं थी। जो उनकी आर्थिक नीतियां थी, उन आर्थिक नीतियों का मकसद यहाँ के लोगों का विकास करना बिल्कुल नहीं था। उनका मकसद, उनका लक्ष्य यह था कि अपने मूल देश के आर्थिक हितों का संरक्षण किया जाए। इस तरह से यहाँ पे उनके द्वारा नीतियों को थोपा गया, जिसके चलते यहाँ के लोगों को हताशा देखनी पड़ी। यहाँ के लोगों की स्थिति दयनीय होती चली गई और भारत इंग्लैंड को कच्चा माल की पूर्ति करने वाला तथा वहां से बने तैयार माल का आयात करने वाला देश बनकर ही रह गया। किस तरह से ब्रिटिश शासन के दौरान उनकी नीतियों के द्वारा हमारे देश में यह किया गया कि किस तरह से यहाँ पे जो कच्चे माल का जो उत्पादन होता था कृषि क्षेत्र में, उनको किस तरह से ब्रिटिश सरकार अपने मूल देश में वो उसको निर्यात करती थी और वहाँ पे उनके देश में उद्योगों का विकास था और वहाँ पे उन उद्योगों में किस तरह से जो विनिर्मित जो वस्तुएं होती थी उनको जो भारत के बाजार है, भारत के बाजार में वो बेचती थी। तो इस तरह से भारत को तो केवल बाजार के रूप में प्रयोग किया गया। तो इस तरह से ये औपनिवेशिक शासन काल के दौरान इस तरह से निम्न स्तरीय आर्थिक विकास के ये कारण थे। इस तरह से भारत की जो स्थिति है, ब्रिटिश शासन की जो नीतियां हैं, उनके चलते दयनीय होती चली गई। अब हम इसके बाद कृषि क्षेत्र को समझ लेते हैं कि किस तरह से इस दौरान कृषि क्षेत्र था, क्या स्थिति थी। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन काल के दौरान भी जो हमारा देश है, हमारा देश कृषि प्रधान देश था और अधिकांश आबादी कृषि क्षेत्र पर संलग्न थी। और कृषि अर्थव्यवस्था जब देश था हमारा, तो यहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने कृषि क्षेत्र पर कोई ध्यान नहीं दिया। कृषि क्षेत्र के विकास को अनदेखा किया गया। कृषि क्षेत्र पर ना तो यहाँ पे सिंचाई सुविधाओं का विकास किया गया और ना ही लोगों को उर्वरक, कीटनाशक जैसी सुविधाएं प्रदान की गई, जिसके चलते कृषि क्षेत्र की स्थिति दयनीय होती चली गई और हमारे देश की लगभग 85% जनसंख्या गांव में निवास करती है और वो आजीविका के लिए वो कृषि पर निर्भर थी। जब कृषि पर इतनी बड़ी आबादी निर्भर होगी और कृषि क्षेत्र को अनदेखा किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं बड़े ही स्तर पर लोग प्रभावित होंगे, जो कि यहां पर भी हुआ। ब्रिटिश शासन काल के दौरान जब कृषि क्षेत्र को एकदम अनदेखा किया गया तो लोग काफी प्रभावित हुए और किस तरह से यहां पे इस दौरान हमारे देश में ब्रिटिश सरकार ने कृषि क्षेत्र को एकदम अनदेखा किया गया। कृषि विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते क्या हुआ, कृषि उत्पादकता में कमी देखी गई। जब कृषि उत्पादकता में कमी होगी तो कहीं ना कहीं लोगों के सामने अपने भरण पोषण की भी समस्या उत्पन्न होगी। और इसके साथ ही साथ ब्रिटिश सरकार ने यहाँ के किसानों पर, यहाँ के कृषि श्रमिकों पर एक चीज और थोपी, जिसके चलते यहाँ के कृषि क्षेत्र की स्थिति एकदम दयनीय होती चली गई। वो क्या था, वो था जमींदारी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था के चलते तो एक तरह से कृषि क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। ये क्या थी जमींदारी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था में किस तरह से ब्रिटिश सरकार सबसे ऊपर थी। ब्रिटिश सरकार ने जो भूमि के जो स्वामी है उनको जमींदार को बनाया गया और जमींदार काश्तकारों को वो भूमि देते थे कृषि के लिए। वो इस शर्त पर कृषि करने के लिए वो भूमि देते थे कि जो भी उत्पादन होगा, उत्पादन का एक हिस्सा उन्हें जमींदार को देना होगा। जिसके चलते क्या हुआ, जमींदार उन कृषि श्रमिकों का शोषण करते थे और जमींदार एक निश्चित राशि वो ब्रिटिश सरकार को देते थे
जिससे कि उन्हें उन भूमियों का स्वामी बनाया गया। और जब वो जमींदार वो कृषि श्रमिकों को, काश्तकारों को वो भूमि देते थे कृषि के लिए, और उसके बदले में उनके उत्पादन का एक हिस्सा लेते थे, तो ऐसे में किस तरह से वो किसानों का एक बड़ा हिस्सा, किसानों के उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा जमींदार ले जाते थे, जिससे कि कई बार जो यहाँ का जो किसान है वो किसान अपने आप को शोषित महसूस करता था, उनका शोषण होता था, क्योंकि उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा तो जमींदार ले जाते थे। इस जमींदारी व्यवस्था ने यहाँ की कृषि व्यवस्था को एकदम एक दयनीय स्थिति पे उसने खड़ा कर दिया। तो इस तरह से औपनिवेशिक शासन काल के दौरान एक कृषि क्षेत्र था। अब हम इसके बाद उद्योग क्षेत्रों को समझ लेते हैं कि किस तरह से औपनिवेशिक शासन काल के दौरान जो उद्योग क्षेत्र है उनकी क्या स्थिति थी। जिस तरह से औपनिवेशिक शासन काल के दौरान कृषि क्षेत्र को अनदेखा किया गया, उसी तरह से औपनिवेशिक शासन काल के दौरान उद्योग क्षेत्रों को भी अनदेखा किया गया। औद्योगिक विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते क्या हुआ, उद्योग क्षेत्रों पे यहाँ पे नकारात्मक प्रभाव पड़ा। और किस तरह से जो यहाँ की जो विश्व प्रसिद्ध जो शिल्प कला थी, उन शिल्प कलाओं का भी पतन हो गया, क्योंकि औपनिवेशिक शासन काल के दौरान उद्योग क्षेत्रों के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया। और इस दौरान किस तरह से सिर्फ और सिर्फ भारत को कच्चे माल उत्पादक और उपभोक्ता बाजार के रूप में प्रयोग किया गया। और जो यहाँ पे हमारे देश में, भारत में जो कच्चे माल का उत्पादन होता था, उसको ब्रिटिश सरकार अपने मूल देश में वो उनके उद्योग धंधों के लिए वो भेजती थी, और उनके उद्योग धंधों से जो विनिर्मित जो वस्तुएं होती थी उनको भारतीय बाजार में बेचा जाता था। तो इस तरह से भारत को सिर्फ और सिर्फ कच्चे माल उत्पादक के रूप में और उपभोक्ता बाजार के रूप में प्रयोग किया गया। और 19वीं शताब्दी में भारत में कुछ आधुनिक उद्योग धंधों की स्थापना होने लगी, लेकिन जो ये स्थापना हुई भी, इनकी उन्नति काफी धीमी थी, और जो कहीं ना कहीं शिल्प कलाओं के पतन की वो भरपाई नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे देश की जो शिल्प कलाएं हैं, वो शिल्प कलाएं इतनी महत्वपूर्ण थी, वो चाहे यहाँ की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देखा जाए, वो चाहे यहाँ के लोगों के जीवन बसर के संदर्भ में देखा जाए, वो काफी महत्वपूर्ण थी और उनका बोलबाला विश्व स्तर पर था। तो इस तरह से औपनिवेशिक शासन काल के दौरान उद्योग क्षेत्र को भी अनदेखा किया गया। अगर हम विदेशी व्यापार की बात करें कि किस तरह से औपनिवेशिक शासन काल के दौरान जो विदेशी व्यापार था वो किस तरह से था, हम ये देखते हैं कि जो भारत है, भारत प्राचीन समय से एक महत्वपूर्ण व्यापारिक देश रहा, लेकिन औपनिवेशिक सरकार के द्वारा अपनाई गई वस्तु उत्पादन, व्यापार और सीमा शुल्क की प्रतिबंधकारी नीतियों का भारत के विदेशी व्यापार की संरचना पर एकदम प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, क्योंकि जो इनके द्वारा औपनिवेशिक सरकार के द्वारा जो भी नीतियां अपनाई गई वो यहाँ के लोगों के लिए पक्षधर बिल्कुल नहीं थी। उनका मकसद तो केवल अपने मूल देशों के आर्थिक हितों का संरक्षण करना था, जिसके चलते यहाँ पे भारत के विदेशी व्यापार की संरचना पर उसका प्रतिकूल प्रभाव देखा गया। और इंग्लैंड ने भारत के आयात निर्यात व्यापार पर अपना एकाधिकार जमाए रखा था, और जिसके चलते भारत का आधे से अधिक व्यापार तो केवल इंग्लैंड तक ही सीमित था। जो किस तरह से भारत में जो कच्चे माल का जो उत्पादन होता था वो किस तरह से उसे इंग्लैंड ले जाया जाता था, और वहां पे जो उद्योग धंधों का जो विकास हुआ था, उन उद्योग धंधों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति हो जाती थी, और वहां से जो निर्मित जो वस्तुएं होती थी उनको भारत के बाजारों में बेचा जाता था। तो इस तरह से भारत का आधे से अधिक व्यापार तो केवल इंग्लैंड तक सीमित था। तो इस तरह से ये विदेशी व्यापार था
जो औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान था। अगर हम जनांगीय परिस्थिति के संदर्भ में बात करें कि किस तरह से जनांगीय परिस्थिति थी औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान, ब्रिटिश भारत की जनसंख्या के विस्तृत ब्यौरे का सबसे पहले 1881 की जनगणना के तहत एकत्रित किया गया कि किस तरह से जो जनगणना 1881 में हुई, उस दौरान जो हमारे सामने जो जनसंख्या से संबंधित जो डेटा आया, वो डेटा चौंकाने वाला था। वो किस रूप में था, वो किस तरह से था। जो औपनिवेशिक शासन काल के दौरान की जो नीतियां थी, उन नीतियों का जो प्रतिकूल प्रभाव है वो कहीं ना कहीं उन आंकड़ों के माध्यम से दिखाई दे रहा था। और यहाँ पे किस तरह से भारत में जो साक्षरता दर है वो 16% थी। 16% साक्षरता दर से आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर औपनिवेशिक शासन काल के दौरान शिक्षा क्षेत्र पर ध्यान दिया गया होगा, और जिसमें कि महिला की साक्षरता दर 7% आंकी गई। और इसके साथ साथ जो शिशु मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर दो अधिक चौंकाने वाली थी, जो 218 प्रति हजार थी। तो यानी कि शिशु मृत्यु दर भी अधिक थी, जो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान जो उनके द्वारा जो नीतियां अपनाई गई, उन नीतियों के तहत जो यहाँ के लोगों को पर जो प्रहार किया गया, वो प्रहार इस तरह से किया गया। और यहाँ की जो जीवन प्रत्याशा है, जीवन प्रत्याशा केवल 32 वर्ष थी। तो इस तरह से ब्रिटिश भारत की जो जनसंख्या का जो विस्तृत ब्यौरा है, जो 1881 की जनगणना के तहत एकत्रित किया गया, उसके तहत ये चौंकाने वाले आंकड़े हमारे सामने आए, जो इस बात को प्रतीत करता है कि औपनिवेशिक शासनकाल की जो नीतियां हैं, वो नीतियां यहाँ के लोगों के लिए पक्षधर नहीं थी। वो केवल तो केवल ब्रिटिश सरकार के मूल देश के पक्षधर थी। तो इस तरह से ये जनांगीय परिस्थिति थी। अब हम इसके बाद व्यवसायिक संरचना को समझ लेते हैं कि किस तरह से यहाँ पे व्यवसायिक संरचना थी ब्रिटिश शासनकाल के दौरान। इस दौरान कृषि सबसे बड़ा व्यवसाय था। किस तरह से यहाँ पे 70 से 75% जनसंख्या कृषि क्षेत्र में संलग्न थी, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश प्रारंभिक काल से रहा है और यहाँ की बहुत बड़ी आबादी कृषि क्षेत्र में संलग्न थी। और विनिर्माण में 10% लोग यहाँ पे कार्यरत थे और सेवा क्षेत्र में 15 से 20% लोगों को रोजगार मिल पा रहा था। और इस तरह से हम यहाँ से ये देख पा रहे हैं कि किस तरह से विनिर्माण क्षेत्र पे ध्यान दिया गया ब्रिटिश सरकार ने, और किस तरह से यहाँ के लोगों के हितों के पक्षधर उनकी नीतियां रही होगी। तो इस तरह से हम ये देख पाते हैं इन आंकड़ों के माध्यम से कि जो औपनिवेशिक शासनकाल की जो नीतियां थी, उन नीतियों का एक तरह से यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ के व्यवसायों को लेकर के और यहाँ के कृषि क्षेत्र को लेकर के एक तरह से वो प्रहार था, और जिसके माध्यम से सुनियोजित तरीके से ऐसी स्थिति बनाई गई यहाँ के लोगों की। और उस समय किस तरह से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, इन प्रांतों में किस तरह से विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र का महत्व था। यहाँ पे थोड़ी बहुत मात्रा में विनिर्माण से संबंधित गतिविधियां होती थी। और उसी दौरान पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा क्षेत्र में कृषि में लगे श्रमिकों के अनुपात में वृद्धि आती गई। यहाँ पे कृषि से संबंधित गतिविधियां होती थी। तो इस तरह से ये व्यवसायिक संरचना थी औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान। अगर हम आधारिक संरचना के संदर्भ में बात करें, किस तरह से यहाँ पे आधारिक संरचना थी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत, हमारे देश में, भारत में रेल, पतनों, जल परिवहन, डाकतार आदि का विकास हुआ। और ये जो विकास हुआ, रेलों का विकास, पतनों का विकास, जल परिवहन का विकास, ये सभी विकास, इन सभी विकासों के पीछे
जो लक्ष्य था वो लक्ष्य जन सामान्य को अधिक सुविधाएं प्रदान करना एकदम बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल भी नहीं था कि यहाँ के लोगों के लिए सुविधाएं प्रदान किया जाए। और जो ये विकास किया गया, ये विकास इसलिए किया गया ताकि वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके, अपने लक्ष्यों को साध सके। ये लक्ष्य बिल्कुल नहीं था कि यहाँ के लोगों को सुविधाएं प्रदान किया जाए, बल्कि लक्ष्य इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ये था कि किस तरह से ब्रिटिश सरकार जो उनके अपने लक्ष्य है उन लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। किस तरह से जो कच्चा माल है, कच्चे माल को बड़ी आसानी से लाया और ले जाया जा सके, और जो उनके अपने मूल देश से जो विनिर्मित जो वस्तुएं आती है, उन विनिर्मित वस्तुओं को भारत के बाजारों में कोने कोने में पहुंचाया जा सके। तो इस तरह से इस मकसद को लेकर के यहाँ पे रेलों का विकास किया गया, जल परिवहन का विकास किया गया, ताकि उनके अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। और अंग्रेजों ने 1850 में भारत में रेलों का आरंभ किया। किस तरह से रेलों का यहाँ पे अंग्रेजों ने विकास किया, और यही उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है भारत के लिए। और किस तरह से उन्होंने यहाँ पे भारत में जो रेलों का जो विकास किया वो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, और किस तरह से रेलों के विकास के माध्यम से और आज के समय में भी उसको हम किस तरह से सकारात्मक रूप में देख पाते हैं भारत की दृष्टि से। तो इस तरह से ये भारत की औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान ये आधारिक संरचना थी। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आज NCERT कक्षा 11 अध्याय 1 के संदर्भ में विस्तृत तरीके से विश्लेषण किया, और अध्याय 1 स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था को हमने डिटेल में समझा कि किस तरह से स्वतंत्रता की जो प्रारंभिक समय है, जो पूर्व संध्या है, उस दौरान जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था किस तरह की थी, वो हमने इस वीडियो के तहत जानने और समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो है, ये वीडियो काफी उपयोगी रहा होगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मुझे दीजिएगा इजाजत, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।